हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास का 18 चैप्टर, जिसका पार्ट देखेंगे आज हम 9th यानी कि अध्याय 18वें का भाग 9 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कौन से पादपों के बारे में जो हमें रेशे देते हो, यानी कि ऐसे पादपों के बारे में जो कि रेशे उत्पादक हो। फाइन। तो दूसरा पादप पहले हमने मूंज पढ़ लिया था, फिर दूसरा हमने कपास पढ़ लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं सन या सनई, जिसको जाना जाता है, इससे भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला प्लांट। सन सनई, सन सनई है ना। तो वानस्पतिक नेम क्या है, सबसे पहले देखेंगे इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो बॉटनिकल नेम है इसका क्रोटेलेरिया जुन्सिया। क्या नाम है? क्रोटेलेरिया जुन्सिया। ठीक है। कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी इसका कुल है, या फिर फाबेसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी या फिर फाबेसी। उपकुल क्या है? पेपिलियोनेटी। उपकुल क्या है इसका? पेपिलियोनेटी। उपयोगी पादप भाग क्या है? सबसे पहले हमें देखना होता है कि ऐसा पार्ट का कौन सा पार्ट है, भाई ऐसे प्लांट का कौन सा पार्ट है जहां से हमें फाइबर प्राप्त हो रहे हो। क्या प्राप्त हो रहे हो? फाइबर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्तंभ, फ्लोएम रेशे या फिर परिरंभ रेशे। ठीक है। भारत में प्राचीन काल से ही सन की खेती रेशे व हरी खाद के लिए की जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, जो सन की खेती वो क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि हमें इससे एक तो रेशे प्राप्त हो रहे हैं और इसी के साथ ही हमें हरी खाद भी प्राप्त हो रही है। खाद यानी कि जो हम जिससे हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है खाद। तो इसके लिए भी हमें की जाती है। इसका उत्पत्ति, जो इसका उत्पत्ति स्थल है, सही रूप से अभी तक ज्ञात नहीं है कि एक्चुअल में ये कहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है, बट अधिकांश वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति कहाँ मानते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में। कहाँ पर मानते हैं इसकी उत्पत्ति? तो आपसे पूछा जाए कि सन सनई की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो आप बोल सकते हो कि उत्पत्ति हुई है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। विश्व में सन की खेती एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में बहुतायत में होती है, यानी कि जो अफ्रीका देश हैं और जो एशियाई देश हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। भारत में इसकी खेती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में वृहद रूप से की जाती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपसे पूछी जाए कि भैया भारत में कहाँ की जाती है, तो आप बोलोगे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। जबकि कुछ अन्य राज्यों में भी इसकी सामान्य स्तर पर की जाती है खेती, बट इस इम्पॉर्टेंट रूप से यदि भारत में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। पादप, सन हेम्प का पादप काफ़ी लंबा होता है। जो हेम्प होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है। आपने कभी देखा हो तो आप नहीं देखा हो तो इस तरीके के क्या होते हैं, इस तरीके के हेम्प होते हैं, बहुत लंबे लंबे। ठीक है। ये मैंने काट करके दिखाया है कि काट के अपन इसको ऐसे लेटाएंगे तो ये इस तरीके से बहुत लंबा होगा। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? 1.5 मीटर। कैसा है ये? 1 वर्षीय है। कैसा है? 1 वर्षीय है और शाकीय शुभ है। फाइन। इसकी कृषि कब की जाती है? बेसिकली वर्षा ऋतु में इसकी खेती जो है की जाती है। 4 माह फसल कटने योग्य हो जाती है। 4 माह के अंदर अंदर ही क्या होती है, वो फसल एकदम परिपक्व हो जाती है, जिसकी अपन कटाई इजीली कर सकते हैं। सोने का रेशा स्तंभ से बास्ट रेशों के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो सन का रेशा है, ठीक है, जो सन का रेशा है वो स्तंभ से बास्ट रेशे, मैंने आपको बास्ट सेल्स के बारे में बताया था, बास्ट फाइबर्स के बारे में भी बताया था। तो वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सन फाइबर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। स्तंभ से रेशों को पृथक्करण या प्यूरिफिकेशन की विधि कैसी होगी, इधर देखिए आप। ठीक है। हमने क्या किया, ये मान लीजिए अपने पास सन के क्या है, स्टेम्स है ना। सन के ये हैं, लिख देती हूँ, सन स्तंभ है ना, ये सन स्तंभ है। इनको क्या किया जाता है बच्चों, इनको या तो कोई तालाब ले लो आप, है ना, या फिर कोई नदी ले लो, या फिर एक ऐसा प्लेस ले लो जहां पर पानी बहुत सारा हो।
गहरा पानी हो, ठीक है, ज़्यादा गहरा भी नहीं, वही तालाब नदी जितना ही हो, पानी गहरा हो, ठीक है। अब क्या किया तुमने, ये स्टेम लिया और इन पानी में, मान लीजिए यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये पानी पानी है, इन स्टेम को ऐसे अपन अंदर की तरफ डुबो देते हैं, बंडल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, बंडल बना दिया स्तंभ का। अब इन बंडल को हमें कैसे रखना होता है, मतलब आधी तरीके से ये पानी में रहे, ठीक है, मतलब ये डूबे नहीं, पानी के अंदर रहे। इसको पानी के अंदर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पे बड़े बड़े पत्थर रख देने पड़ते हैं। क्या रखने पड़ते हैं, बड़े बड़े पत्थर रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको पत्थर से प्रेशराइज कर देते हैं और ये पानी में ही पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पानी में रहने से क्या होता है, इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अंदर रहता है पानी में। वो क्या करता है, इसके बाहर की जो कठोर स्टेम होती है वो उसको क्या कर देता है, थोड़ा पतला कर देता है, और रेशे अंदर की तरफ क्या होते हैं, खुलते जाते हैं, बनते जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, पानी में से इन रेशों, इनको डंठलों को निकालेंगे, स्टेम को निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको छील देंगे, इन डंठल को छील दिया और छीलने के बाद ये जो है अंदर से रेशे हमें प्राप्त होते हैं। इस तरीके से जो है सन का जो स्टेम है उसमें से फाइबर्स को आइसोलेट किया जाता है। क्या किया हमने, भाई पानी लिया, ऐसी जगह ली जहाँ पर पानी है, उसको हमने डंठल को बांधा, ठीक है, एक बंडल बना लिया। फिर हमने इसको पानी के अंदर रख दिया। वहाँ पर ऐसा माना जाता है, देखो एक तो साफ पानी होता है और एक होता है मडी वाटर जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा हो। तो जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा हो या हम कहें कि कीचड़ ज़्यादा हो, वहाँ पर तुम इसको यदि रखोगे तो ये जल्दी से अच्छे रेशे प्राप्त होंगे रादर देन प्योर वाटर की। यदि तुम स्वच्छ पानी में इसको रखोगे तो वहाँ पर तुम्हें रेशे प्राप्त देरी से होंगे और अच्छे भी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वहाँ पर अपने पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होंगे, लेकिन जो गंदा वाटर होगा, मडी वाटर होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे होंगे। तो क्या होगा, हमें आराम से रेशे मिल जाएंगे। क्लियर कहानी, समझ में आया प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो स्तंभ से रेशों का पृथक्करण हम कह रहे हैं प्यूरिफिकेशन या फिर अपलग्न, ठीक है, रेटिंग कहते हैं इसको। ये जो अपन ने भी विधि करी है ना, उसको हम कहते हैं रेटिंग, ठीक है, रेटिंग कहते हैं। इस विधि द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पके हुए पौधों का समूह, जब 4 माह बाद फसल पक जाती है, काटने को आ जाती है, तो उस पके हुए पौधे का समूह यानी कि बंडल, ठीक है, को जल में डुबो दिया जाता है। 5-7 दिन तक सड़ाया जाता है। क्यों, ताकि उसकी जो बाहर का जो तना है वो थोड़ा सा नरम हो जाए और अंदर से अपन रेशे निकाल पाए। सड़ाने का कार्य मुख्यतः कौन करता है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। ये क्या है, एक तरह का जीवाणु है, ये गंदे पानी में आराम से मिल जाता है। तत्पश्चात रेशों को स्तंभ से छीला, मैंने बताया था, धो देंगे और सुखाकर गांठों में बांध लिया जाता है। क्लियर बात, समझ में आई हमें सन के रेशे कैसे प्राप्त हुए, रेशों का क्या उपयोग है, ठीक है। सन के रेशों का बांटकर, ठीक है, ट्विस्टिंग करते हैं, मुख्यतः रस्से बनाए जाते हैं, है ना, ऐसे बांटते हैं ना, जैसे अपन बत्ती बनाने के लिए रुई को बांटते हैं, फिर उससे अपन रुई की बत्ती बना लेते हैं, वैसे ही बांट करके ट्विस्टिंग करके क्या बनाते हैं, रस्से बनाते हैं। रेशों से किरमिच, कैनवास, बोरियां, मछली पकड़ने के लिए जाल और पतली डोरियां बनाई जाती है, ठीक है। अपरिपक्व रेशों से सिगरेट का कागज, टिश्यू पेपर भी बनाया जाता है। पूरा पादप हरी खाद के रूप में उपयोगी है। यदि अपन पूरे प्लांट की बात करें तो वो हरी खाद के रूप में भी कार्य करता है। बीजों से प्राप्त गौन छपाई उद्योग में अधिक उपयोगी है। देखो अब जो प्लांट्स आएंगे ना अपने पास, बहुत छोटे छोटे से आएंगे, लेकिन उसमें कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट होगी कि भैया इसकी उत्पत्ति कहाँ से, उत्पादक देश कैसे है, रेशा हमने कैसे प्राप्त किया, रेशे की क्वालिटी कैसे है, क्या क्या इसका उपयोगिता है। आपको क्या करना है, नोट्स बना के रखने हैं, टेबल बना के रखनी है। इनको एक बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा बच्चों, अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर जल्द ही मिलेंगे अपन नए प्लांट के साथ। जब तक धन्यवाद।